माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। e टू द पावर साइन एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, इसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। माना कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और आपको पूछा गया कि dy बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मतलब y मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है? y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन, और y मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा के सापेक्ष अवकलन, ये मतलब है। और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपने किए हैं। ये कैसे फंक्शन है? पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, प्राचलिक फलन हैं। ये y भी थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है। डायरेक्ट y x का फंक्शन नहीं है, पर y थीटा का फंक्शन है, x थीटा का फंक्शन है। तो दो वेरिएबल यार, एक थीटा है, तो इस थीटा को बोलते हैं प्राचल। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, ये प्राचल हो गया, पैरामीटर। तो ऐसी तो है यहां कि इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष करना है, इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलो अब मैं मान लेता हूं, अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो पहले मैं dy बाई डी थीटा निकालता हूं, फिर dx बाई डी थीटा निकालते हैं, फिर dy बाई डी एक्स को लिखते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये भी प्राचल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका अवकलन चाहिए, तो इसको मैं y ले लेता हूं। लेट माना y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड अब मैं इसको x नहीं मान सकता क्योंकि x का फंक्शन है, इसलिए मैं इसको z मान लेता हूं। लेट z इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। इसको मैंने z लिख दिया, इसको मैंने y लिख दिया। y x का फंक्शन है, z x का फंक्शन है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है dy बाई डी जेड, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर साइन एक्स, z के रिस्पेक्ट में। तो y का अवकलन z के सापेक्ष, मतलब y मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर साइन एक्स के सापेक्ष। तो सिंपल सी बात है कि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। देखो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 पहले आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 2 पहले आ गया, 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वो हो गया कॉस एक्स। ठीक हो गया। अब डी जेड बाई डी एक्स करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स मतलब जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर साइन एक्स है नहीं, इसको ई टू द पावर एक्स के रूप में समझिए। तो ई टू द पावर एक्स का तो वही होगा, ई टू द पावर एक्स मतलब साइन एक्स। और अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या निकालना हमने? डी वाई बाई डी जेड। तो डी वाई बाई डी जेड क्या हुआ? इसको लिख सकता हूं मैं डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी जेड यू आई। और कितना रखा है डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। आई अंडरस्टैंड
ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर साइन एक्स। 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में ये आ गया, इसका अवकलन इसके सापेक्ष ये आ गया। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फलन y इक्वल टू लॉग x का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू लॉग x। तो ये फंक्शन है y इक्वल टू लॉग x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए आप। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, बस दैट इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट। मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया ना। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ डियर स्टूडेंट, 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया 1 बाई एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी जब ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। एक्स ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर -1। अब आपको फिर अवकलन करना, 2 बार करना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये -1 पावर पहले आ गई, -1 x टू दी पावर एक और घट जाएगी, ये तो होता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो -1 पहले आ गया, -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 तो हो जाएगा -2। तो कितना हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखो x टू दी पावर -2 है, इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में ले लीजिए। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेशन करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग कर दिया मैंने, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। अब कर लीजिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन देखो डी एक्स अंदर ले लो तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अलग अलग कर दिया ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स आ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर करते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस पावर को ऊपर ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2 dx माइनस एक्स डी एक्स। अब कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, एक्स टू द पावर n dx का क्या होता है, एक्स टू द पावर, आप जानते हैं फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो एक पावर में प्लस कर दो और डिनोमिनेटर में ही उतना ही कर दो, मतलब एक्स टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 1 का एक पावर प्लस हो जाएगी, तो -x²/2 प्लस, ठीक है, x का क्या हो जाएगा, x²/2, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हो गया इसका इंटीग्रेशन, डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन इसका हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, तो x टू द पावर -1 बाई -2 + 1 -1 माइनस x²/2 प्लस c। अभी कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/x माइनस x²/2 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन है, तो जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो प्लस सी भी रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो -1/x माइनस x²/2 प्लस c, ठीक है। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। आप देखिए, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दी पावर x dx, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। अब ये तो हो गया ऊपर वाला, ठीक है, इसको मैं अब मिटा देता हूँ इसको। अब आप देखो, यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन f(x) इंटू gx dx, यदि दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, इसका इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा, f(x), इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन jx dx माइनस फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, x को ये फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा हूँ मैं, सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन उसको मानना चाहिए जो रिड्यूसिबल हो जाए, ठीक है ना, आगे जा कर के हट जाए, कैलकुलेशन को लंबी ना बनाए। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ही माना हुआ है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से, ये तो डियर स्टूडेंट x e टू दी पावर x का
इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है और डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है, तो ये तो e⁻x हो जाएगा माइनस। अब आप देखो x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये तो 1 आ गया। e⁻x इसका इंटीग्रेशन ये यही हो जाएगा e⁻x dx। अभी कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x माइनस फिर e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, प्लस c कर देते हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो ये डियर स्टूडेंट आंसर आ गया। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट। अवकल समीकरण d3y/dx³ स्क्वायर प्लस d2y/dx² प्लस dy/dx⁴ प्लस 2y⁴ इज इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात क्या है? What is the order and degree of the differential equation d3y/dx³ square plus d2y/dx² plus dy/dx⁴ plus y⁴ इज इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो अवकल समीकरण है, इसकी कोटि और घात चाहिए, इसका ऑर्डर और डिग्री चाहिए। तो सिंपल सा है, इस बात को तो आप जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये देखो अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है, या कोटि लिख देता हूं सीधे, ठीक है, कोटि लिख देता हूं, कोटि इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, और दूसरी है घात, घात कहते हैं डियर स्टूडेंट डिग्री। ठीक है। अब कोटि क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है, ठीक है। सबसे अधिक कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? तो आप देख रहे हैं d3, 3 बार मैक्सिमम, अधिकतम डिफरेंशिएशन 3 टाइम हुआ है d3y/dx³। तो यही क्या बन जाता है? कोटि बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। तो 3 हो गया इसका कोटि, ऑर्डर 3 हो गया। अधिकतम डिफरेंशिएशन ये है 3, और जो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी घात कितनी है, उसकी पावर कितनी है? जैसे यहां पर है, अधिकतम बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ, मैक्सिमम टाइम इसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसकी पावर जो है वही घात बन जाती है, वही डिग्री बन जाती है। तो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया, घात हो जाएगा 2, और छूट जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा, पावर सबसे ज़्यादा, यहाँ तो घात बन जाएगी। नो, घात किसकी दिखी जाती है? जिसका डिफरेंशिएशन, जिस टर्म का डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 टाइम डिफरेंशिएशन है, तो ये ऑर्डर हो गया। और कितना है? स्क्वायर है, तो घात हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है ना। इसका आंसर ये होना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, सदिश a इज इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 3k, वह b सदिश है 3i माइनस 2j प्लस k के लिए a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b वेयर द वेक्टर a इज गिवन बाय i माइनस 4j प्लस 3k एंड वेक्टर b इज गिवन बाय 3i माइनस 2j प्लस k। तो सिंपली आपसे पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, या उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो a कितना है? यह है मेरे पास i माइनस
4j प्लस 3k, दूसरे ब्रैकेट में b कितना आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k। मैंने a की वैल्यू भी रख दी और b की वैल्यू भी रख दी। a की वैल्यू यहाँ मुझे दी हुई है, b की वैल्यू दी रखी है, बीच में मैंने डॉट लगा दिया। अब आप क्या जानते हैं, देखो i डॉट i होता है 1, i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो केवल i डॉट i आएगा। और 3 इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3। अब j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट k के साथ 0, j का डॉट j के साथ 1, j का डॉट j के साथ 1। अब इस -2 का मल्टीप्लाई इस -4 के साथ होगा, तो -4 इंटू -2 ये +8 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब k का देखो, k का डॉट i के साथ 0, k का डॉट j के साथ 0, k का डॉट k के साथ 1, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 3, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो ये होगा डियर स्टूडेंट 8 प्लस 3 14 और सॉरी 8 प्लस 3 11 और प्लस 3 हो गया 14। तो a डॉट b आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट 14 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रारंभ हो गए। अपनी उत्तर पुस्तिका में y = sin x तथा y = sin इनवर्स x फलन का आलेख ग्राफ खींचिए। अपनी कॉपी में इसका ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = sin x एंड y = sin इनवर्स x इन योर आंसर बुक। अब y = sin x का ग्राफ ऐसे होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने वहाँ देखे हैं ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ से मैं प्रारंभ माना करता हूँ, ये चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आप देखो, आप जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम होती है -1। तो यहाँ वो +1 होगा। देखो सबसे अधिक वैल्यू यहाँ पर है ये, तो प्लस वैल्यू 1 अधिकतम वैल्यू ये है, और -1 सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो -1 होगा यहाँ पर। तो इसको आप यहाँ ले जाएंगे, ऐसे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर्व आपका π/2। एक पूरा साइकिल कौन सा है, यहाँ से शुरू हुआ माना, तो यहाँ से चल करके फिर यहाँ ये एक साइकिल है, एक साइकिल, एक चक्कर पूरा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2π। ठीक है, तो π/2, फिर π/2 और जोड़िए, हो गया पाई में π/2 और जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2π। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर -π/2। ठीक है, -π/2 पर वैल्यू -1, ये वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू नहीं, ये -1। फिर ये हो जाएगा -π, फिर -π में -π/2 और जोड़िए तो ये हो जाएगा -3π/2। मतलब π/2 3π/2 एक्स एक्सिस पर वैल्यू हैं। ठीक है, क्योंकि y = sin x, x किस रूप में होगा, एंगल के रूप में होगा वो। π/2 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2। और फिर साइकिल कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो हो जाएगा -2π। तो ये है y = sin x का ग्राफ। परंतु यदि मैं यहाँ रख दूँ मिरर, दर्पण, यहाँ मैं दर्पण रख दूँ, मिरर रख दूँ डियर स्टूडेंट, दर्पण रखने के बाद जब ये चित्र हम देखेंगे इसको, तो ये फिगर कैसे दिखेगा आपको, ये फिगर डियर स्टूडेंट आपको इस रूप में दिखेगा। ठीक है, देखना इसको, ऐसे ही मिरर रख करके
आपको, ठीक है, इस रूप का ग्राफ दिखेगा। और ये वाला जो ग्राफ है ये है y = साइन इनवर्स x का ग्राफ। यहां पर x की वैल्यू एंगल के रूप में थी 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। पर यहां पर जो x है ये किस रूप में होगा, x एक्सिस पर वैल्यू किस रूप में होंगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स, आप देखेंगे यहां पर साइन इनवर्स x। तो जब मैं x को 1 कर दूंगा साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, -π/2, सॉरी π/2। और जब मैं x की वैल्यू -1 करूंगा तो ये हो जाएगा -π/2, ठीक है ना। तो x एक्सिस पर ये वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू यहां आएंगी, मैक्सिमम वैल्यू देखो ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कहाँ पर होगी, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। बाकी फिर वो ये y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, अब y के जो वैल्यू होंगे वो एंगल के रूप में आएंगे। अब जैसे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 तो हो जाएगा π/2, तो ये y एक्सिस पे π/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, यहाँ पर हो जाएगा 2π। नीचे देखो साइन -1 कब होता है, साइन -1 कब होता है, -π/2, तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये वैल्यू हो जाएगी -3π/2 और ये हो जाएगा -2π, ठीक है। तो ये y = साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे ही बनाना था। और y = साइन x कैसे बनाना था, सिंपल कॉपी में, ग्राफ कॉपी की जरूरत ही नहीं है, कॉपी में बना देना था, ठीक है। और ये जो है इसकी मिरर इमेज है, y = द कर्व द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, the graph of y = sin inverse x is the mirror image of y = sin x। y = sin inverse x का जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज है। दर्पण लगा देंगे यहाँ तो बिल्कुल आपको ऐसी शेप दिखेगी डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये बनाना था आपने, केवल ये 2 चित्र और 2 मार्क्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित फलन की सातत्य की जांच कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। f(x) दिया हुआ है, f(x) = x² - 25/x + 5 और क्या डिफाइंड है, x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। x -5 हो जाएगा तो -5 + 5 0 हो जाएगा, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, अज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो ये जो फंक्शन आपके पास है f(x) = x² - 25/x + 5 ये फंक्शन है, और कंडीशन है कि x ≠ -5। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सातत्य की जांच करनी है। तो मैं इसको 2 तरीके से करूँगा, क्योंकि मैं यदि एक तरीके से करूँगा तो जिन स्टूडेंट ने दूसरे तरीके से करा होगा वो बोलेंगे शायद गलत हो गया क्या। मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये जो f(x) है, पहले मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। पहली विधि देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं x² - 5² / x + 5। अब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू -5 नहीं है, तो इसका मतलब जब x -5 नहीं है तो मैं इसके फैक्टर आसानी से कर दूंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, a² - b² से a + b × a - b / x + 5। अब यदि x की वैल्यू -5 होती तो -5 का स्क्वायर +5 + 25, -5 का स्क्वायर कितना +25, और 25 - 25 0, और ये -5 + 5 0। तो इसकी तो न तो लिमिट निकलनी थी ना इससे कंटिन्यूटी निकलनी थी, x = -5 पर।
पर वैल्यू क्या है, x इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, यदि कहीं पर लिखा हुआ है x/x और x इज इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, x से x काट देंगे, नो। ये 0/0 की फॉर्म है, ये अनडिफाइंड है, ये अज्ञात है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। पर यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तब काट दीजिए, दिस इज 1। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसी यहां पर भी है डियर स्टूडेंट। अब जब x की वैल्यू -5 नहीं है तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास fx इज इक्वल टू क्या आ गया, x - 5 आ गया। अब ये क्या है, ये बहुपद फलन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है। ठीक है, एक तरीका ये है, जिन बच्चों ने इस रूप में किया है कि fx इज इक्वल टू x - 5, अब उन्होंने यहां पर लिख दिया कि fx एक बहुपदीय फलन है, अतः फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R-5, x की मैं जो भी वैल्यू लूंगा पर उसमें 5 नहीं होना चाहिए, R में से 5 हटा दिया, x बिलोंग्स टू दिस, इस सेट में fx एक संतत फलन होगा। या x एक संतत फलन है। fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R-5, 5 is not included here, x belongs to this. So because this fx is a polynomial function, so fx will be always a continuous function. पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं जिन पॉइंट्स पर वो डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से किया होगा, ओके, इट्स राइट, कोई गलत नहीं है, सही है। इस रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। कुछ बच्चों ने दूसरे तरीके से किया होगा तो वो भी सही है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा तरीका बताता हूँ, इतना ही तो करना ही था, ठीक है, इतना ही तो सब करना ही है। अब मैं लेता हूँ कि टेकिंग x इज इक्वल टू c, कोई वैल्यू मैंने c ले ली, और c क्या है, c बिलोंग्स टू R-5। देखिए c की वैल्यू क्या है, r मतलब सेट ऑफ रियल में से 5 मैंने हटा दिया, तो c सारे मान लेगा 5 के सिवाय, ठीक है। c बिलोंग्स टू R-5। तो जब ये फंक्शन डिफाइंड है, परिभाषित, तो इसकी लिमिट निकलेगी, क्योंकि फंक्शन जो x इक्वल टू -5 के लिए डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो मैंने हटा दिया। और x इक्वल टू c की वैल्यू, c क्या है इस सेट में, इसमें 5 नहीं है, तो मैं सीधे इसकी लिमिट निकाल दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx। कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आप कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, मतलब अब मैं x - 5 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करके मेरे पास आया। और जैसे ही मैंने x की लिमिट c रखी तो ये हो गया c - 5। मतलब कि मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट, कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू c - 5। इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिटिंग वैल्यू जब निकल जाती है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, उस पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू c पर, तो एफ सी निकाल लीजिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। तो रख लीजिए x इज इक्वल टू c यहाँ, तो ये हो जाएगा c - 5, जहां c डज नॉट या c बिलोंग्स टू
C बिलोंग्स टू किसमें, R-5, ठीक है ना। C यहाँ है। अब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हैं कि नहीं है, मतलब लिमिट x टर्न्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड दोनों तरीकों से स्टूडेंट ने किया होगा, जिस भी तरीके से उन्होंने किया वो सही होगा। या तो जो पहले वाला तरीका मैंने बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक कंटिन्यूस होगा, वो भी सही तरीका है, या आप इस रूप में भी कर सकते हैं। तो जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम हो जाती है तो इसका मतलब f(x) एक सातत्य फलन है। f(x) एक सातत्य फलन है। f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बट द वैल्यू ऑफ x शुड बी फ्रॉम हियर, x की वैल्यू यहां होनी चाहिए, ठीक है ना। था ना अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका निकालना जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। व्यापक हल चाहिए, तो चलिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y², ठीक है। मैं वेरिएबल सेपरेबल करता हूँ, चरों का पृथक्करण, ये y वाला टर्म यहाँ ले जाता हूँ और dx को यहाँ ले जाता हूँ। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई 1 + y², ये इसके नीचे आ गया और ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू 1 + x² dx यहाँ चला गया। तो चरों का पृथक्करण हो गया, एक तरफ y है एक तरफ x है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक तरफ y के टर्म है एक तरफ x के हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy बाई 1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, ठीक है। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं आप c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद लिखते हैं ना। तो चलिए मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल रख दिया, प्लस c भी लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/1 + x²। और यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा कि dx/1 + x², तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है ये। डिफरेंशिएशन करके ये आया और इसका इंटीग्रेशन करके ये आएगा, ठीक हो गया। जैसे किस संख्या का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, और यदि उसका स्क्वायर रूट कर दिया, जैसे मैंने कहा 5² = 25 और 25 का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो 5, इनवर्स ऑपरेटर हुए कि नहीं हुई, एक दूसरे के इनवर्स हो गया ना, प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस, तो वही तो है। डिफरेंशिएशन किया तो यह, इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट यहाँ पर, कि यहाँ देखो आप dx बाई 1 + x² tan इनवर्स x, यहाँ पर dy/1 + y² है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर लो, 1 के साथ dx आ जाएगा, तो dx प्लस ये हो जाएगा x² dx + c, इसका अलग यहाँ और इसका अलग, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से कट गया तो यहाँ पर बच गया x। अरे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, x का डिफ्रेंसिएशन dx और dx का इंटीग्रेशन x। अब ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से कट गया तो x बच गया प्लस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है स्वेच्छ अचर, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जब सी आ गया तो व्यापक हल बन गया, जब यहाँ सी आ गया तो क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, इस अवकल समीकरण का ये क्या है, व्यापक हल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक रेखा का समीकरण ये है और एक रेखा का समीकरण ये है। ये कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण है। दीज इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक हो गया। तो इनके बीच कितना कोण है वो निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप देखिए, ये मैं लिख लेता हूँ x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 z प्लस 3/-3 रेखा। इसकी तुलना x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1 से करने पर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन विद दिस इक्वेशन, क्योंकि ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, अब हमको एंगल चाहिए बीच में, तो हमको ए बी सी चाहिए। a1 की जगह 2, b1 की जगह 5, c1 की जगह -3। तो मैं लिख लेता हूँ a1 इज इक्वल टू 2 ये वाला, b1 इज इक्वल टू 5 और c1 इज इक्वल टू -3। अब दूसरी जो लाइन ऑफ इक्वेशन है उसको लिख लेता हूँ x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 z माइनस 5/4 की तुलना x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 इज इक्वल टू z माइनस z2/c2 से करने पर कंपेयरिंग दिस लाइन ऑफ इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन। इसकी तुलना इससे कर लीजिए तो a2 कितना हो जाएगा, a2 -1 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा 8 और c2 कितना हो जाएगा, c2 भी हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन है और ये लाइन की दूसरी इक्वेशन है। यदि इन टू लाइंस के बीच में थीटा एंगल है, जैसे एक लाइन ये है और एक ये है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो थीटा के वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको आप जानते हैं। यदि इन रेखाओं के बीच में थीटा कोण हो तो इफ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स बी थीटा, इन दो लाइन्स के बीच में यदि थीटा एंगल है तो कैसे हम निकालते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे देते हैं, इसी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट।
तो कॉस थीटा आप जानते हैं, मॉड ले लेते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये होता है दो लाइन के बीच का एंगल। कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जहाँ A1 B1 C1 पहली लाइन के दिक् कोसाइन हैं, दिक् अनुपात हैं, ठीक है, दिक् कोसाइन नहीं करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। A1 B1 C1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके दिक् अनुपात हैं ये, और इस लाइन के दिक् अनुपात हैं ये, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। तो सब A1 B1 C1 सब निकला हुआ है, A2 B2 C2 निकला हुआ है, मुझे सीधे वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो कहाँ पर मैं इसके लिए जगह बना दूँ, यहीं पर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब तो मुझे सॉल्व करना है। आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2, A1 क्या है, A1 है 2, 2 इंटू A2, A2 कितना है -1 प्लस B1 B2, B1 है 5 इंटू B2 है 8 प्लस C1 C2, C1 है -3 इंटू C2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, C1 स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, A1 B1 C1, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। सब हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ हैं। अब सिंपली डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखिए कॉस थीटा कितना आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप देखो ये तो हो जाएगा -2 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 4 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 25 29 और -3 का स्क्वायर 9, तो 25 प्लस 4 29 और 9 कितना हो गया 38। स्क्वायर रूट ऑफ इसको देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 64 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1, 65 प्लस 16, तो 65 प्लस 16 कितना हुआ 81। ये अब आप देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू -12 -2 -14, तो +40 में -14 आप माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना 26। तो 26 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 81 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38। अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट। तो जब कॉस थीटा ये है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर रूट ऑफ 30। ये हो गया कॉस इनवर्स। कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू चाहिए थी, और थीटा क्या है, इन दो लाइंस के बीच का कोण, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है।
रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, ये हो गया cos इनवर्स 26 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38। ये था डिवर्शन क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, चलिए